नमस्कार। 1989 के अक्टूबर महीने की वो एक गहराती रात थी। जयपुर के संग्राम कॉलोनी में बिजली कटौती के कारण अंधेरा पसरा हुआ था। उस कॉलोनी के ही एक अंधेरे घर के सामने एक गाड़ी रुकी और दो बड़े नेता उस घर में रहने वाले एक वकील से मिलने पहुंचे। उन दोनों नेताओं ने वकील साहब से कहा कि उठो, तैयारी करो, आपको एमपी का चुनाव लड़ना है। वो दोनों नेता थे पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह, और वो वकील थे जगदीप धनखड़। उस जगदीप धनखड़ को जनता दल के टिकट पर देवीलाल ने राजस्थान के झुंझुनू से चुनाव लड़वाया। बगल की सीकर सीट से खुद देवीलाल चुनावी मैदान में थे। वो 1989 का लोकसभा चुनाव था। राजस्थान में तब जाट और राजपूत दोनों एक तरफ खड़े थे और उन सबके आगे विश्वनाथ प्रताप सिंह की ईमानदार नेता वाली छवि चल रही थी। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले 38 साल के जगदीप धनखड़ झुंझुनू से 1,61,981 वोटों से चुनाव जीत गए। एक सांसद से शुरू हुआ जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर केंद्र में राज्य मंत्री, विधायक, राज्यपाल से होते हुए उपराष्ट्रपति तक पहुंचा। लेकिन 3 साल के अंदर ही उपराष्ट्रपति पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इसका गुमान खुद धनखड़ को भी सपने में भी नहीं रहा होगा। धनखड़ ने अचानक सेहत का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे धनखड़ साहब की सेहत से याद आया कि इसी साल मार्च महीने में उनको सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स में उनसे मिलने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे। 4 दिन बाद जब धनखड़ अस्पताल से अपने घर आ गए, तब उनकी मिजाज पुरसी के लिए खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां गई। अगर उस वक्त धनखड़ ने इस्तीफा दिया होता तो ये लॉजिक लोगों के गले उतर जाता कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे से 11 दिन पहले 10 जुलाई 2025 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में धनखड़ ने एक भाषण दिया। उसमें उन्होंने अंग्रेजी में कहा, आई विल रिटायर एट द राइट टाइम, अगस्त 2027, सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। यानी मैं सही समय पर रिटायर हो जाऊंगा और वह समय है अगस्त 2027, अगर कोई दैवीय शक्ति का हस्तक्षेप ना हो जाए। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. अब ये तो जगदीप धनखड़ ही जानते होंगे कि दैवीय शक्ति कौन है, वो किस दैवीय शक्ति की बात कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसे कई मौके आए जब सरकार से उनकी तलखी साफ साफ दिखी। हालांकि 5 मार्च को सिरसा में जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उन्होंने छात्रों को ये सलाह दी कि वे किसी को भी डिक्टेट करने की इजाज़त न दें और असफलता से कभी ना डरें। साहस की बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग एक दूसरे के साथ सहयोग का रास्ता निकाल कर चलते हैं। लेकिन यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर दिए। धनखड़ उपराष्ट्रपति की हैसियत से कार्यपालिका का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका से सीधी टक्कर ले ली थी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल बताते हुए जो बयान दिया था, उसको पहले सुनिए। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है और कोर्ट के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना चाहिए। यह सवाल नहीं है कि कोई पुनर्विचार याचिका दायर करता है या नहीं। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की कभी उम्मीद नहीं की थी। हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वह भी किस आधार पर। माना यह गया कि उपराष्ट्रपति की हैसियत से धनखड़ का ये बयान बहुतों के गले नहीं उतरा। उसी का विस्तार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर धनखड़ की अलग लाइन के कारण भी दिखा। जस्टिस वर्मा के घर
बड़ी संख्या में जले हुए नोटों के बंडल मिलने के खिलाफ महाभियोग पर लोकसभा में 150 सांसदों ने साइन किए थे। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्ताक्षर प्रस्ताव लोकसभा सदस्यों को सौंपे जाने की सूचना भी दे दी थी। बावजूद इसके धनखड़ ने राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ 63 सांसदों के साइन इकट्ठे किए, मगर सभी सांसद विपक्ष के थे। सवाल उठा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 150 सांसदों ने महाभियोग को लेकर जब साइन कर दिए थे तो राज्यसभा में 63 सांसदों के साइन का क्या मतलब है। सरकार ने लोकसभा में महाभियोग लाने की तैयारी कर ली थी। ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष के नोटिस को स्वीकार करने के बारे में ध्वनि यही गई कि सरकार को यह सब अच्छा नहीं लगा। कड़वाहट की तीसरी वजह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर मतभेद से निकली होगी। दरअसल विपक्ष संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर चर्चा चाहता था। लोकसभा में यह मामला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखने की बात हुई, लेकिन राज्यसभा में इसको लेकर ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो सदन के नेता जेपी नड्डा ने चेयरमैन जगदीप धनखड़ से कहा कि खड़गे सिर्फ नियम की बात करें, भाषण ना दें। लेकिन धनखड़ के बारे में कहा गया कि उन्होंने खड़गे को रोका नहीं। इससे भी ये ध्वनि निकली कि सरकार को धनखड़ का ये रुख सही नहीं लगा। आमतौर पर राज्यसभा के सभापति कभी सरकार के कामकाज में दखल नहीं देते, लेकिन 3 दिसंबर 2024 को मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह कटघरे में खड़ा किया, उससे सभी सन्न रह गए। मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। यह सवाल किसान आंदोलन और उनकी मांगों, खासकर 2020-21 के कृषि कानूनों के विरोध के बाद किए गए वायदों के बारे में पूछा गया था। उपराष्ट्रपति को सुनकर चौहान तो चुप रहे, लेकिन पार्टी को यह ठीक नहीं लगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद सामान्य राजनीतिक सोच में राजनीति से ऊपर माने जाते हैं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि सरकार से इनके टकराव हुए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का टकराव पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुआ था, खासकर सोमनाथ मंदिर के सवाल पर। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित 12 लिंगों में से एक सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनी ने ध्वस्त किया था। 1947 में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ की यात्रा की और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1951 में जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो पटेल साहब तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उसके उद्घाटन के लिए राजेंद्र बाबू को बुलाया गया था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां जाएं, फिर भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहां गए। हालांकि वहां पर उन्होंने धार्मिक सहयोग, भाईचारे, प्रेम और करुणा की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, साथ ही गांधी को याद किया। राजेंद्र प्रसाद तो प्रधानमंत्री के सामने तन कर खड़े हो गए, लेकिन देश ने ऐसे राष्ट्रपति भी देखे हैं जो झुकने के लिए कहे जाने पर रेंगने लगे थे। 1975 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी का दस्तावेज राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेजा तो उन्होंने बगैर किसी अगर मगर के उस पर दस्तखत कर दिए। तब इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक कार्टून छपा था कि बाथरूम में तब के राष्ट्रपति बैठकर बगैर पढ़े ही दस्तखत कर रहे हैं। उसी इमरजेंसी के दौरान 1976 में संजय गांधी के आदेश पर तुर्कमान गेट पुलिसिया अत्याचार का गवाह बना।
जनक राय जय ने अपनी किताब कमीशंस एंड ओमिशंस बाय इंडियन प्रेसिडेंट्स में लिखा है कि उस पुलिस अत्याचार के सताए लोग फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे उनके पास पहुंचे। एक प्रधानमंत्री के बेटे के सामने एक राष्ट्रपति की बेबसी को आप फखरुद्दीन अली अहमद के इन बातों से समझ सकते हैं जो उन्होंने पीड़ितों से कहा। फखरुद्दीन अली अहमद ने जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये कहा कि यह लड़का यानी संजय गांधी कांग्रेस का बंटाधार करेगा। फिर उन्होंने उन लोगों को सलाह दी कि आप लोग बड़ी हवेली क्यों नहीं जाते, आपको पता है ना कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। हमारा संविधान किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के हाथ बंधे हुए नहीं रखा है, इसीलिए कुछ लोग सरकार से टकराव लेते हैं, कुछ लोग क्षुब्ध होकर रो पड़ते हैं। 1987 से 1992 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा के साथ भी यही हुआ। शर्मा 1992 से 97 तक राष्ट्रपति भी रहे। उपराष्ट्रपति रहते राज्यसभा के सभापति की हैसियत से वो नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप काम करने वाले व्यक्ति थे और इसीलिए वो विपक्ष को भी बोलने का पूरा मौका देते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बार सरकार में बैठे लोगों ने ही शंकर दयाल शर्मा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनमें राजीव गांधी सरकार में राज्य मंत्री के तिवारी जैसे लोग भी थे जिन्होंने शर्मा के साथ अभद्रता की थी। उनके बर्ताव से शंकर दयाल शर्मा जैसे शालीन और सभ्य आदमी इतने आहत हुए कि सदन में ही रो पड़े थे। हालांकि उनके आंसुओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों की लाज रख ली थी। विचित्रमणि राठौर, NDTV, नई दिल्ली।